1946 में भारत पर अंग्रेजी शासन था, अंग्रेजों की सरकार थी। 1939 में वर्ल्ड वॉर 2 स्टार्ट होता है और 1945 तक चलता है। इसके बीच अंग्रेजों की हालत काफी खराब हो चुकी थी। इसी के चलते 1946 में भारत को आजादी देने की पहल की शुरुआत होती है और उसी कड़ी में भारत में कैबिनेट मिशन को भेजा जाता है। बहुत लंबी लंबी मीटिंग्स होती हैं और उन मीटिंग्स में ये डिसाइड किया जाता है कि भारत के अंदर एक इंटरिम गवर्नमेंट यानी अंतरिम सरकार बनाई जाएगी, जिसे वाइसराय एग्जीक्यूटिव काउंसिल कहा जाएगा, जिसके अध्यक्ष वाइसराय होंगे और एक उपाध्यक्ष होगा। सरकार चलाने की सारी जिम्मेवारी उपाध्यक्ष के पास होगी, यानी आप उपाध्यक्ष को प्रधानमंत्री का पद मान सकते हैं। 1945 में पूरे देश भर में केंद्रीय विधानमंडल के चुनाव करवाए जाते हैं, जिसमें कांग्रेस को बहुमत मिलता है और 1945 में मिले इस बहुमत की वजह से ये लगभग तय था कि अंग्रेज सरकार कांग्रेस को आमंत्रित करेगी सरकार बनाने के लिए। और उस समय जो भी कांग्रेस का अध्यक्ष होगा वो वाइसराय एग्जीक्यूटिव काउंसिल का उपाध्यक्ष बनेगा और आजादी के बाद प्रधानमंत्री बनेगा। मौलाना अबुल कलाम आजाद 1946 में कांग्रेस के तत्कालीन अध्यक्ष थे, जिनने अपना 7 साल का कार्यकाल लगभग पूरा कर लिया था और अप्रैल 1946 में कांग्रेस के अध्यक्ष के दोबारा से चुनाव होने थे। कांग्रेस अध्यक्ष बनने का 1946 का चुनाव इसलिए भी ज्यादा महत्वपूर्ण था क्योंकि जो भी अध्यक्ष चुना जाता उसे ही आमंत्रित किया जाता अंतरिम सरकार बनाने के लिए, जिसमें उसको उपाध्यक्ष का पद मिलता और आजादी के बाद देश के पहले प्रधानमंत्री का पद भी उसको मिलना लगभग तय था। कांग्रेस अध्यक्ष पद के लिए 4 प्रबल दावेदार थे, जिनके नाम थे सरदार पटेल, आचार्य कृपलानी, मौलाना अबुल कलाम आजाद और नेहरू। कांग्रेस का अध्यक्ष चुनने के लिए कांग्रेस की प्रांतीय कमेटियों का रोल बहुत महत्वपूर्ण होता था, क्योंकि जिसे सबसे ज्यादा प्रांतीय कमेटियां वोट करती थी वही कांग्रेस का अध्यक्ष बनता था। 1946 में कांग्रेस की 15 प्रांतीय कमेटियां थी। कांग्रेस की इन 15 प्रांतीय कमेटियों को अपनी पसंद का नाम 29 अप्रैल 1946 तक भेजना था कांग्रेस अध्यक्ष के पद के लिए। लेकिन 29 अप्रैल 1946 से ठीक 9 दिन पहले कहानी में एक ट्विस्ट आता है और सो कॉल्ड महात्मा गांधी अपनी पसंद साफ कर देते हैं कि मेरी पसंद जवाहरलाल नेहरू है कांग्रेस अध्यक्ष पद के लिए। और इसी के साथ इतिहास के सबसे पहले पोलिंग बूथ कैप्चर की शुरुआत होती है, जिसे आज की भाषा में आप ईवीएम घोटाला भी कह सकते हैं। होता यह है कि कुछ अखबार वाले मौलाना अबुल कलाम आजाद की दोबारा से अध्यक्ष बनने की इच्छा के बारे में अपने अखबारों में लिखते हैं। ये खबरें जब गांधी जी के पास पहुंचती है तो इस पर वो काफी नाराज होते हैं। 20 अप्रैल 1946 को गांधी एक पत्र लिखते हैं मौलाना अबुल कलाम आजाद को और उसमें वो लिखते हैं कि एक ही व्यक्ति का लंबे समय तक अध्यक्ष बने रहना ठीक नहीं है और आपको सार्वजनिक तौर पर बयान जारी करके कहना चाहिए कि आप दोबारा से अध्यक्ष बनना नहीं चाहते हैं। और इस प्रकार गांधी जी मौलाना अबुल कलाम आजाद को इन्फ्लुएंस करने की कोशिश करते हैं कि वो अपना नाम इस दौड़ से वापस ले लें। साथ ही साथ इस पत्र में गांधी जी ये भी स्पष्ट कर देते हैं कि यदि मुझसे पूछा जाए कि अध्यक्ष कौन होगा तो मेरी पहली पसंद जवाहरलाल नेहरू है। मौलाना अबुल कलाम आजाद 26 अप्रैल 1946 को सार्वजनिक तौर पर बयान जारी करके कहते हैं कि उनकी इच्छा नहीं है दोबारा से कांग्रेस का अध्यक्ष बनने की, साथ ही साथ जवाहरलाल नेहरू को अध्यक्ष बनाने की मांग भी कर देते हैं। इस तरीके से गांधी ने मौलाना अबुल कलाम आजाद को लताड़ लगा करके अध्यक्ष पद की दौड़ से बाहर निकाल दिया, जिसके बाद 3 नाम बचते हैं सरदार पटेल, आचार्य कृपलानी और नेहरू। 29 अप्रैल 1946 तक सभी 15 कांग्रेस प्रांतीय कमेटियां अपने नाम का सुझाव भेज चुकी थी, जिनमें से एक भी सुझाव नेहरू के नाम का नहीं था। 15 में से 3 कमेटीज ने किसी नाम का सुझाव नहीं दिया था और बाकी बची 12 कमेटीज ने सरदार पटेल का नाम प्रस्तावित किया था। इस प्रकार से देखे तो सर्वसम्मति से अध्यक्ष बनाया जाना चाहिए था सरदार पटेल को। 9 मई 1946 को कांग्रेस कार्य समिति की बैठक बुलाई जाती है, जिसमें कांग्रेस के सभी बड़े नेता मौजूद थे। ये सभी नेता जानते थे कि गांधी की पहली पसंद जवाहरलाल नेहरू है और इसी बात से प्रभावित होकर के आचार्य कृपलानी अपना नाम भी अध्यक्ष पद की दौड़ से वापस ले लेते हैं। अब मैदान में सिर्फ 2 नाम बचते हैं, सरदार पटेल और नेहरू। कांग्रेस प्रांतीय कमेटियों की वोट के हिसाब से देखा जाए तो सरदार पटेल को 12 वोट मिली थी, 3 कमेटीज ने किसी का नाम प्रस्तावित नहीं किया था और नेहरू को कोई भी वोट नहीं मिला था, जिस कारण सरदार पटेल का निर्विरोध कांग्रेस अध्यक्ष चुना जाना तय था। इस वजह से ये साफ है कि यदि सरदार पटेल को कांग्रेस अध्यक्ष चुन लिया जाता तो अंग्रेज सरकार अंतरिम सरकार के उपाध्यक्ष के तौर पर उन्हें सरकार बनाने के लिए आमंत्रित करती और आजादी के बाद भारत के पहले प्रधानमंत्री सरदार पटेल
होते, लेकिन होनी को कुछ और ही मंजूर था और गांधी एक बड़ा खेल खेल देते हैं और पूरा पासा पलट देते हैं। अभी कार्य समिति की बैठक चल ही रही थी कि आचार्य कृपलानी अपनी जेब से दूसरा कागज निकालते हैं और सबके सामने रख देते हैं। ये कागज एक प्रस्ताव था जिसमें सर्वसम्मति से अध्यक्ष पद के लिए जवाहरलाल नेहरू का नाम प्रस्तावित किया गया था। अखिल भारतीय कांग्रेस कमेटी के कुछ स्थानीय सदस्य इस कागज पर हस्ताक्षर कर देते हैं और इस तरीके से कांग्रेस अध्यक्ष पद की दौड़ में नेहरू एक दावेदार बन जाते हैं। अगर वोट डाले जाते तो सरदार पटेल का अध्यक्ष बनना तय था, क्योंकि कांग्रेस प्रांतीय कमेटियों के साथ साथ कांग्रेस कार्य समिति में भी सरदार पटेल को बहुमत हासिल था। लेकिन आचार्य कृपलानी अपनी जेब में हाथ डाल करके एक और कागज निकालते हैं जिसमें सरदार पटेल की तरफ से अपना नाम वापस लेने का प्रस्ताव पहले से लिखकर लाया गया था। इस कागज में लिखा गया था कि सरदार पटेल अपना नाम वापस ले रहे हैं ताकि जवाहरलाल नेहरू को सर्वसम्मति से कांग्रेस का अध्यक्ष चुन लिया जाए। सरदार पटेल ये कागज गांधी को देते हैं। गांधी दिखावे के तौर पर नेहरू को कहते हैं कि आपके नाम का प्रस्ताव किसी प्रांतीय कमेटी ने नहीं दिया है, केवल कार्य समिति ने आपके नाम का सुझाव दिया है। इतनी बात सुनने के बाद भी नेहरू एक शब्द नहीं बोलते और जैसा कि हम सभी जानते हैं कि नेहरू गांधी की पहली पसंद थे, इसी वजह से गांधी इस कागज पर हस्ताक्षर करने के लिए सरदार पटेल को कह देते हैं, जिसके तुरंत बाद सरदार पटेल इस कागज पर अपने हस्ताक्षर कर देते हैं। इस तरीके से गांधी सरदार पटेल की बलि ले लेते हैं और भारत के भाग्य का फैसला कर देते हैं। 9 मई 1946 को नेहरू को कांग्रेस का अध्यक्ष चुन लिया जाता है और 6 जुलाई 1946 को वो पदभार ग्रहण कर लेते हैं। पद ग्रहण करने के बाद नेहरू अपना पहला भाषण देते हैं जिसमें वो झूठ बोलते हैं कि मैं लंबे समय से तय नहीं कर पा रहा था कि अध्यक्ष पद का भार लूं या नहीं लूं, लेकिन गांधी जी और कार्य समिति के सहयोगियों के समझाने के बाद मैंने ये डिसाइड किया है कि ये जिम्मेवारी उठाने के लिए मैं तैयार हूँ। और गांधी ने भी लिपापोती करने में कोई कमी नहीं छोड़ी, ये साबित करने के लिए कि उन्हीं के कहने पर नेहरू राजी हुए हैं अध्यक्ष पद का भार लेने के लिए। अपने भाषण में गांधी कहते हैं कि मैंने नेहरू को समझाया कि ऐशो आराम का वक्त नहीं है, देश की तरक्की के लिए कांटों का ताज तुम्हें पहनना ही होगा, जिसके बाद नेहरू अध्यक्ष पद के लिए राजी हुए और इस तरीके से देश को अपना पहला एक्सीडेंटल प्राइम मिनिस्टर जवाहरलाल नेहरू के रूप में देखने को मिलता है। अब आप खुद सोच करके देखिए, हम किस प्रकार के व्यक्ति को महात्मा कहकर संबोधित करते हैं। एक ऐसा व्यक्ति जो इतने महत्वपूर्ण चुनाव को सिर्फ अपनी पसंद के लिए प्रभावित करता है। ये एक गहन चिंतन का विषय है और इस पर चिंतन मनन हर किसी व्यक्ति को करना चाहिए। पॉलिटिकल बेनिफिट्स के लिए हम कुछ लोगों को महात्मा बना देते हैं और उनको ईश्वर तुल्य बना देते हैं कि उनको क्रिटिसाइज करना एक तरीके की बेअदबी मान लिया जाता है, जबकि इतिहास के पन्नों में जो दर्ज सच्चाई है वो कुछ और ही है। इस वीडियो को ज्यादा से ज्यादा शेयर करें, कमेंट करें, लाइक करें, चैनल को सब्सक्राइब करें और बेल आइकन प्रेस करें। जय श्री राम।